हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि स्वस्थ और मस्त होंगे तथा अपने तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। राजस्थान इतिहास की ये कक्षाएं आपकी तैयारी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी। चाहे आप कौन से भी एग्जाम की या कौन से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके अंतर्गत राजस्थान का इतिहास हमेशा पूछा जाता है। उससे हमेशा ही क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो राजस्थान इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर हम एक बार मैं आपको बताना चाहूँ तो हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था एकीकरण। उसके बाद हमने शुरू किया था किसान आंदोलन, वो भी हमने कवर कर लिया है। और जो जनजाति आंदोलन है वो भी हमने कवर कर लिया है। और जहाँ तक मुझे याद है 1857 की क्रांति को भी हमने कवर कर लिया है। और उसके बाद अब हमने शुरू किया है राजवंश को शुरू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत मेवाड़ का इतिहास हमने शुरू किया था। और मेवाड़ के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने जो गुहिल वंश आता है, गुहिल वंश की जो रावल शाखा आती है, उसको हमने कवर कर लिया है। अगर हम रावल शाखा का प्रारंभ देखें कि कहाँ से प्रारंभ होती है, तो प्रारंभ इसका होती है क्षेम सिंह जी से। किससे होती है? क्षेम सिंह जी से। और वहीं इस रावल शाखा का अंतिम शासक की हमने पिछली क्लास में बात की थी, रावल रतन सिंह से, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समय 1303 के आक्रमण में केसरिया करके शहीद हो जाते हैं। तो इस तरीके से मेवाड़ से जो रावल शाखा है वो तो समाप्त हो जाती है। और उसके बाद जो प्रारंभ होती है वो होती है राणा शाखा। अगर मैं आपको राणा शाखा की बात करूं तो ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं सिसोदिया है। क्या है? सिसोदिया है। सिसोदिया जो वंश है, इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था, आपको ध्यान में रहेगा तो। एक रण सिंह या कर्ण सिंह करके हमने शासक की चर्चा की थी। किसकी की थी? रण सिंह या जो कर्ण सिंह करके एक शासक आते हैं, उनके दो बेटे होते हैं। एक का नाम हमने चर्चा की थी क्षेम सिंह। ये अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो अभी कोई समझ में नहीं आ रहा होगा। फिर भी देखो, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक पुत्र थे क्षेम सिंह जी और दूसरे का पुत्र का नाम था राहब। ये जो क्षेम सिंह जी है ये तो मेवाड़ में ही रह जाते हैं। मेवाड़ वाले उदयपुर चित्तौड़ वाले पार्ट में रहते हैं। और ये रावल शाखा की शुरुआत करते हैं। वहीं अगर हम राहब की बात करें तो ये चले जाते हैं सिसोदा गांव। कहाँ चले जाते हैं? ये चले गए थे सिसोदा गांव गए थे। और इसी सिसोदा गांव के कारण से इन्हें क्या कहा? इन्हें कहा जाता है सिसोदिया कहा गया। क्या कहा गया? राहब सिसोदिया। और इन्होंने जो है वो राणा शाखा राणा शाखा इन्होंने प्रारंभ की। क्या की है? इन्होंने राणा शाखा प्रारंभ की है। तो इस तरीके से अब हम जो पढ़ रहे हैं वो राणा शाखा की शुरुआत कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? राणा शाखा को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, प्रारंभ कर। हम दो तरीके से समझते हैं। सबसे पहले हम लोग एक तो चित्तौड़ वाली साइड, चित्तौड़ दुर्ग को समझ लेते हैं। और एक साइड हम समझते हैं सिसोदा गांव को। किसको समझते हैं? सिसोदा गांव। सिसोदा गांव के एक जो प्रमुख हुआ करते थे या फिर उनका जो हेड है, उनका नाम आता है हरि सिंह करके। क्या नाम आता है? हरि सिंह करके। और 1303 में इस चित्तौड़ दुर्ग को अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया था। किसने जीत लिया था? अलाउद्दीन खिलजी ने इसके ऊपर अधिकार करके इसको अपने जो पुत्र या फिर उनका कोई प्रमुख है जिसका नाम आता है खिज्र खां, इसको सौंप दिया था। किसे सौंपा है? खिज्र खां को सौंपा। इस खिज्र खां ने कालांतर में ये जो दुर्ग है वो सौंपा था सोनग्रा चौहान मालदेव को। किसको? सोनग्रा चौहान मालदेव को सौंपा था। ये हमने चर्चा की है पिछली क्लास में। फिर भी मैं आपको रिपीट के लिए बता देता हूँ कि खिज्र खान ने ये जो दुर्ग है वो सौंपा था सोनग्रा चौहान मालदेव, जिसे मुचाला मालदेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं मुचाला, क्योंकि उसकी जो मूछ है वो बड़ी बड़ी हुआ करती थी। इसके कारण से उन्हें मुचाला मालदेव के नाम से भी जाना जाता है। इनका एक पुत्र आता है जिनका नाम आता है बनवीर सोनग्रा। क्या नाम है? बनवीर सोनग्रा, जो कि मालदेव सोनग्रा का पुत्र हुआ करता था। वहीं अगर हम सिसोदा गांव की बात करते हैं तो सिसोदा गांव में हरि सिंह करके जो वहां के जो हेड हुआ करते थे राणा शाखा के, ये कौन सी शाखा के है? ये है राणा शाखा के। इसके हेड हुआ करते थे हरि सिंह जी। और हरि सिंह जी का जो पुत्र है वो हुआ करता था अमीर।
क्या हुआ करता था? हमीर। कौन था? हमीर। तो अगर हम चर्चा करें तो ये जो अरी सिंह है, इसने बहुत बार खिजरगाह के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास किया, मतलब एक तरीके से आक्रमण करके चित्तौड़ दुर्ग जीतने का प्रयास इन्होंने इनके साथ किया है। इन्होंने इनके साथ संघर्ष किया है कि हमारे जो पूर्वजों की जो है, इसके ऊपर हमारा हक होना चाहिए, उसके ऊपर आप कैसे हो करके ये हरि सिंह इनसे युद्ध करता है। फिर लेकिन इनको क्या होती है, इनको असफलता मिलती है, असफल होते हैं ये। पर वहीं उसके बाद जो अगला जो आते हैं वो आते हैं मुचाला मालदेव, इनके साथ भी ये संघर्ष करते हैं, लेकिन इनको भी कोई खास सफलता हाथ नहीं लगती है। उसके बाद इनके जो पुत्र आते हैं वो बनवीर सोनग्रा के साथ संघर्ष करते हैं, इनके साथ लड़ाई करते हैं, और ये हमीर जो है वो एक तरीके से सफल हो जाते हैं। तो हमने चर्चा की कि जो ये राणा हमीर है या फिर जो हमीर सिसोदिया है, ये बनवीर सोनग्रा को हराकर एक तरीके से चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लेता है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये जो मेवाड़ के शासक है उनका एक तरीके से मेवाड़ का उद्धारक इनको कहा जाएगा, या फिर इनका एक उपाधि आ जाएगी कि ये क्या है, ये है मेवाड़ में राणा शाखा के संस्थापक माने जाएंगे। और इस तरीके से ये इन्होंने विषम परिस्थितियों में रहते हुए भी एक तरीके से अच्छा काम करने का प्रयास किया है। मेवाड़ के जो उनका जो पुराना जो अधिकार है उसको इन्होंने प्राप्त करने का प्रयास किया है, इसलिए इन्हें विषम घाटी पंचानन के नाम से इसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में कहा गया है। इसे मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, वीर राजा की उपाधि से इन्हें सम्मानित किया जाता है। इस तरीके से बहुत सारे इनके से संबंधित फैक्ट आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू कर रहे हैं क्या, राणा हमीर सिसोदिया के बारे में। अगर हम राणा हमीर सिसोदिया की बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड आता है वो आता है 1326 से लगाकर 1364 तक। कितना टाइम पीरियड आता है? 1326 से लगाकर 1364 तक। वहीं अगर हम बात करें तो एक हमने क्या क्या पॉइंट आया है कि पुनः अधिकार, इन्होंने कहाँ पर पुनः अधिकार किया है, तो उससे संबंधित मैं एक बात लिख देता हूं कि राणा हमीर ने चित्तौड़ के किलेदार या चित्तौड़ दुर्ग के किलेदार, जिसका नाम आता है बनवीर सोनग्रा। क्या नाम आता है? बनवीर सोनग्रा। बनवीर सोनग्रा को हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तो ये मैंने आपको पीछे जो स्टोरी समझाई है ना, वो की वही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कब किया है, तो आंसर हो जाएगा 1326 के आसपास। तो इस तरीके से ये क्या है, ये पहले कहाँ से इनका संबंध आता है, तो इनका संबंध ये हमीर सिसोदा गांव के राणा शाखा के थे। हमीर कौन थे? हमीर थे सिसोदा गांव के, जो कि सिसोदा गांव हमने पढ़ा था राह, जहां गए थे रण सिंह के जो पुत्र थे, सिसोदा गांव के राणा शाखा के थे, या राणा शाखा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे? राणा शाखा से संबंधित थे। तो पुनः अधिकार करने के कारण इन्हें एक उपाधि से, मतलब इनका एक नाम मिलता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है सिसोदा शाखा के संस्थापक। क्या है? इन्हें ही सिसोदा शाखा के संस्थापक कहते हैं। इन्हें ही सिसोदा शाखा के, या फिर इस तरीके से लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि मेवाड़ में सिसोदा शाखा के संस्थापक थे। मेवाड़ में सिसोदा या सिसोदिया शाखा, या फिर हम बोल सकते हैं, इसे ही बोलेंगे राणा शाखा के संस्थापक। क्या है? यह है राणा शाखा के संस्थापक इन्हें माना जाता है।
तो हमने राणा हमीर सिसोदिया के बारे में हमने चर्चा की। इनका कार्यकाल 1326 से 1364 तक आता है। राणा हमीर ने चित्तौड़ दुर्ग के जो किलेदार बनवीर सोनग्रा है उसको हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इसी के कारण से इन्हें मेवाड़ में सिसोदिया शाखा या राणा शाखा के संस्थापक के नाम से जाना जाता है। हमीर जो पहले सिसोदा गांव की राणा शाखा से संबंधित थे, अब इन्होंने चित्तौड़ के ऊपर अधिकार कर लिया है। तो इस तरीके से इनकी कुछ एक उपाधियां हमें देखने को मिलती है। इन्हें देखो, इन्होंने अरि सिंह ने भी वो क्या नाम मिलता है खिजरगाह से संघर्ष किया। फिर अरि सिंह ने मालदेव, जो सोनग्रा मालदेव है, उनके साथ संघर्ष किया। फिर ये जो इतनी शक्तियाँ कमज़ोर होती गई, तो इसके कारण से मतलब एक तरीके से इनकी विषम परिस्थितियाँ होने के बाद भी इन्होंने अपनी जो पुरानी शक्तियाँ हैं वो प्राप्त किया है। इसीलिए इन्हें कहा जाता है विषम घाटी पंचानन। क्या कहा जाता है? विषम घाटी पंचानन के नाम से इन्हें इनकी एक उपाधि मिलती है। और ये उपाधि हमें मिलती है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कहाँ हम देखने को मिलती है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति, या फिर बोल सकते हैं जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है, वहाँ पर हमें इसकी एक उपाधि देखने को मिलती है विषम घाटी पंचानन। इन्हें ही कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मेवाड़ की जो मतलब एक तरीके से सत्ता खो गई थी, हाथ से निकल गई थी, उसको वापस प्राप्त किया था। इसी के कारण से इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक। और वहीं अगर हम इनकी एक और उपाधि की बात करें, तो इनकी एक उपाधि हमें देखने को मिलती है वीर राजा की। तो ये जो तीन उपाधियां हैं वो हमें देखने को मिलती है हमीर से संबंधित। क्या क्या है? विषम घाटी पंचानन, कुंभलगढ़ प्रशस्ति में विकट परिस्थितियों में भी एक तरीके से शेर के समान उसने सामना किया है। इसके कारण से पंचानन, देखो, 5 मुख वाला शेर की जो पर्यायवाची शब्द आता है, तो विषम परिस्थितियों में शेर के समान अपना रूप दिखाने वाला कौन है? हमीर। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ की सत्ता प्राप्त वापस की है, इसे ही वीर राजा की उपाधि के नाम से जाना जाता है। तो ये इनकी 3 उपाधियां। अगर हम इनके निर्माण कार्य की चर्चा करें, क्या इन्होंने कोई निर्माण कार्य करवाया है क्या? तो इनका जो निर्माण कार्य आता है वो आता है कि इन्होंने अन्नपूर्णा माता का मंदिर बनवाया। कौन सी माता है? अन्नपूर्णा माता का जो मंदिर है वो इन्होंने बनवाया। और ये मंदिर कहाँ पड़ता है? तो उसका आंसर हो जाएगा, ये मंदिर पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़ैया, वो वाली कहानी है। अन्नपूर्णा माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। ये मंदिर का निर्माण हमीर के द्वारा करवाया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं दिल्ली से संबंध। ये एक थोड़ी सी मिसप्रिंट आप समझ सकते हो, ये इस तरीके से आना चाहिए था। ठीक है, दिल्ली से अगर हम संबंध की बात करें, तो हमीर के समय एक दिल्ली का जो सुल्तान होता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसका आक्रमण होता है। किसका आक्रमण होता है? मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली से संबंध की अगर हम बात करें, तो दिल्ली के सुल्तान, जिसका नाम हमें देखने को मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या किया है? तुगलक को हराया। किसने हराया है? अमीर ने। किसने हराया? अमीर ने। मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि दिल्ली का शासक होता है, दिल्ली का जो सुल्तान है मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक डायनेस्टी का शासक आता है, उसको इन्होंने हराया था। हमने पीछे कुछ एक शासकों के बारे में पढ़ा है जो दिल्ली के शासकों को हराते हैं। अगर हम उनकी एक बार एक जगह पे लिख ले तो हमें पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो हमने क्या क्या देखा है? एक अरब आक्रांता या फिर कोई एक मतलब एक विदेशी जाति जुनैद का आक्रमण होता है, जिसको हराने का कार्य किया था बप्पा रावल ने। किन्होंने किया है? बप्पा रावल ने जुनैद को हराने का प्रयास किया था। वहीं अगर हम बात करें, एक दिल्ली का एक शासक आता है जिसे कहते हैं इल्तुतमिश। क्या नाम मिलता है? इल्तुतमिश, जो कि गुलाम वंश का शासक हुआ करता था। इसको हराने का जो कार्य है वो जत्र सिंह जी के द्वारा किया गया था। इसके द्वारा? जत्र सिंह जी के द्वारा। जो भूताला का युद्ध होता है उसमें इसे हराने का प्रयास
किया गया था। वहीं अगर हम बात करें कि एक दिल्ली का शासक आता है जिसे कहते हैं बलबन। क्या नाम है? बलबन। और अगर हम देखें कि बलबन को हराने का प्रयास किसने किया, तो बर्बल को हराने का प्रयास है वो रावल तेज सिंह के द्वारा किया गया। रावल तेज सिंह जी ने किसे हराया? बलबन को हराया। और वहीं अगर हम बात करें तो दिल्ली का एक शासक है, भी हमने चर्चा की है, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम है? मोहम्मद बिन तुगलक। अगर हम इसकी चर्चा करें तो इसको जो हराने का श्रेय जाता है वो जाता है राणा हमीर को, जो कि सिसोदिया शाखा से संबंधित थे। तो इस तरीके से ये जो दिल्ली से जो संबंधित है उसको आप एक नोट डाल के लिख लीजिए, ताकि आपको सभी एक जगह पे चीज़ें पढ़ने में आसानी हो जाए। तो दोस्तों, अब तक हमने जो बातें चर्चा की है उसको एक बार रिपीट मार देते। तो चलिए दोस्तों, हम रिपीट करते हैं। राणा हमीर सिसोदिया का जो कार्यकाल आता है वो आता है 1326 से 1364। राणा हमीर ने चित्तौड़ के जो किलेदार बनवीर सोनगरा है उसको हराकर चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तरीके से मेवाड़ की जो सत्ता खो गई थी रावल शाखा के हाथों से, वो एक तरीके से पुनः उनके ऊपर अधिकार कर लेते हैं। जो हमीर है वो सिसोदा गांव के राणा शाखा से संबंधित है, इसीलिए ये सिसोदा गांव से संबंधित है तो सिसोदिया कहलाए। तो मेवाड़ में सिसोदिया शाखा या रावल या राणा शाखा के संस्थापक के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगली बात इनकी उपाधियों की करें तो इनकी जो उपाधियां, तीन प्रमुख उपाधियां आती हैं। एक आती है विषम घाटी पंचानन, इनको कुंभलगढ़ प्रशस्ति में दी गई है, कुंभा के द्वारा दी गई है। वहीं अगर हम देखें तो इन्हें मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, सत्ता पुनः प्राप्त कर रहे हैं। इन्हें वीर राजा की उपाधि से संबोधित किया जाता है। इनका निर्माण काल की अगर हम चर्चा करें तो अन्नपूर्णा माता का मंदिर जो कि चित्तौड़गढ़ में है। और वहीं दिल्ली से संबंध की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक को हराया था। जुनैद ने बप्पा रावल ने जुनैद को हराया, चैत्र सिंह ने इल्तुतमिश को हराया, रावल तेज सिंह ने बलबन को हराया और मोहम्मद बिन तुगलक ने राणा हमीर को हराया। अब हम बढ़ते हैं अगले शासक की तरफ, जिनका नाम आता है राणा खेता, या फिर इन्हें ही कहा जाता है महाराणा क्षेत्र सिंह। क्या नाम आता है? महाराणा क्षेत्र सिंह। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करें तो हमीर का कार्यकाल हमने देखा था कि हमीर का कार्यकाल जो आता है वो आता है 1326 से लगाकर 1364। तो इनका कार्यकाल आता है 1364 से लगाकर 1382 तक। कितना आता है? 1364 से 1382 ईस्वी तक आता है। इनके संबंध में कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इनके दासी के जो पुत्र आते हैं, इनकी दासी जिनका नाम हमें देखने को मिलता है खातिन करके, इनकी दासी के जो पुत्र आते हैं उनके दो नाम आप ध्यान में रखिए कि किसकी दासी के पुत्र थे, चाचा व मेरा। क्या नाम है? चाचा व मेरा। जब हम आगे, ये मेरा चाचा नहीं है, देखो चाचा और मेरा ये दोनों क्या है, ये दोनों इस दासी के क्या है, ये पुत्र है। खातिन नामक जो दासी है उसके पुत्र है। और वो दासी किसकी थी? वो दासी थी महाराणा क्षेत्र सिंह जी की। आगे चल के यही जो चाचा और मेरा, इसके साथ एक और व्यक्ति जुड़ जाएंगे जिनका नाम आता है महपा पवार करके। और वो महाराणा जो मोकल है उसकी हत्या जिलवाड़ा अभियान के दौरान 1433 में करेंगे। कौन करेंगे? जिलवाड़ा अभियान के दौरान यही जो चाचा और मेरा, इनके साथ एक और नाम महपा पवार करके आएंगे, वो ये तीनों मिलकर जो महाराणा मोकल, आगे हम देखेंगे इनके बाद राणा लाखा आएगा और लाखा का पुत्र होगा मोकल, उनकी हत्या चाचा मेरा और जो महपा पवार है उनके द्वारा की जाती है। कहा जाता है कि मतलब क्वेश्चन बनता है कि चाचा व मेरा तो किसकी दासी के पुत्र थे? तो राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह की जो दासी खातिन आती है उसके पुत्र हुआ करते थे। इन्हीं के संबंध में, इन्हीं के कार्यकाल में, यानी राणा खेता या राणा क्षेत्र सिंह जी के काल में जो मालवा संघर्ष है उसका है जो प्रारंभ हो जाता है। क्या होता है? मालवा संघर्ष का प्रारंभ। तो मालवा का जो उस समय का शासक होता है जिसका नाम आता है दिलावर खां। क्या नाम है? नाम आता है दिलावर खां या दिलावट खां। दिलावर खां भी लिखा मिलता है, तो आप दिलावर खां ही याद रखिए। यहाँ का शासक कौन था? मालवा का शासक था दिलावर खां। दिलावर खां की इन्होंने क्या कर दी? इन्होंने दिलावर खां की
एक तरीके से हत्या या फिर एक तरीके से इनको हरा दिया। तो यहीं से क्या होता है, यहीं से हो जाता है मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ होता है। क्या हो रहा है, मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ। मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो महाराणा खेता या फिर राणा खेता या महाराणा क्षेत्र सिंह जी को दिया जाता है। इन्हीं के समय जो मालवा के शासक हुआ करते थे दिलावर खां गोरी, भी कहीं कहीं पे नाम मिलता है दिलावर खां गोरी करके, या फिर दिलावर खां की हत्या हो जाती है या फिर हत्या करवा दी जाती है, जिसके कारण से मेवाड़ मालवा संघर्ष का प्रारंभ होता है। तुम राणा खेता के बारे में दो ही बातें ध्यान रखनी है, और इनको एक श्रेय भी दिया जाता है। अगर मैं श्रेय की बात करूं कि इनको किस चीज़ का श्रेय दिया जाता है, तो इनको कहा जाता है कि इन्होंने जो हाड़ौती के हाड़ों को हराने का श्रेय दिया जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि महाराणा क्षेत्र सिंह या फिर खेता को, महाराणा क्षेत्र सिंह जी को हाड़ौती के हाड़ाओं को, यानी हाड़ौती यानी हाड़ौती के जो शासक है उनको हाड़ाओं कहा जाता है, और वहाँ के जो राजकुमार होती है उनको हाड़ा राजकुमार भी बोलते हैं। इस तरीके से हाड़ौती के हाड़ाओं को हराने का श्रेय दिया जाता है। क्या दिया जाता है इनको, हाड़ौती के हाड़ाओं को, मतलब एक तरीके से हाड़ौती के शासकों को हराने का, जो कि इतने शक्तिशाली हुआ करते थे, उनको भी हराने का जो कार्य है वो क्षेत्र सिंह जी के द्वारा दिया गया। तो ये दो तीन बातें हैं काली, एक तो चाचा मेरा और दिलावर खां मालवा संघर्ष प्रारंभ और हाड़ौती के राजाओं का हराने का श्रेय, ये तीन बातें महाराणा क्षेत्र सिंह या राणा खेता से संबंधित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शासक। हमारे जो अगले जो शासक आते हैं उनका नाम हमें देखने को मिलता है महाराणा या फिर राणा लक्ष्य सिंह करके। क्या नाम है, राणा लाखा या फिर महाराणा लक्ष्य सिंह करके। अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो हमने हमीर का टाइम पीरियड क्या देखा, हमने हमीर का टाइम पीरियड 1326 से 1364 देखा। उसके बाद राणा खेता का हमने टाइम पीरियड देखा 1364 से 1382 का। वहीं अगर हम इनका कार्यकाल देखें तो इनका कार्यकाल हमें देखने को मिलता है 1382 से 1421 तक। कितना है, 1382 से 1421 तक, ये जो है ये इनका टाइम पीरियड आता है। इनके संबंध में कुछ एक बातें हैं जिनको ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात आती है इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत किस तरीके से हुई। इनकी आर्थिक स्थिति की अगर हम बात करें तो इनके टाइम में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि इनके टाइम में चावर में एक चांदी की खान की खोज की जाती है। जो सीसा जस्ता है वहां से चांदी निकलने लगी, और ये बात राणा लाखा को पता चली। तो इस तरीके से उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने लगी। इसके कारण से उन्होंने बहुत सारे किलों का जो है निर्माण करवाया था। चलिए लिखते हैं इनके समय राणा लाखा के समय, इनके समय चावर से सीसा व सस्ता सीसा व सीसा व चांदी की खान की खोज हुई। जो खान है, जो खदान है, उसकी खोज हुई। इस खोज से क्या प्रभाव पड़ा, इस खोज से प्रभाव ये पड़ा कि मेवाड़ की आर्थिक स्थिति जो है वो एक तरीके से मजबूत होने लगी। क्या होने लगी, उनके पास रुपया पैसा आने लगा। इन रुपयों पैसों का उन्होंने क्या किया, इन्हीं रुपयों पैसों से उन्होंने कई दुर्गों व कई किलों का निर्माण करवाया। क्या किया है इन्होंने, इसी के कारण से कई किलों का निर्माण करवाया। तो ये बात आप राणा लाखा की आर्थिक स्थिति को अगर हम देखें तो इनके समय जावर से सीसा व चांदी की जो खान उसकी खोज हुई थी या उसकी प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण से मेवाड़ की स्थिति मजबूत हुई और उन्होंने जो है कई किलों का जो निर्माण कार्य है वो शुरू करवाया। आगे बढ़ते हैं तो जो राणा लाखा है इनके समय साहित्य का क्या क्या योगदान है। साहित्य के अगर हम योगदान की चर्चा करें तो इनके समय में
दो विद्वान हुआ करते थे। एक का नाम आता है धनेश्वर भट्ट और एक आता है जोटिंग भट्ट। क्या नाम है? धनेश्वर भट्ट। और दूसरा नाम हमें देखने को मिलता है जोटिंग भट्ट। ये नाम पूछे जाते हैं कि धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट किसके साहित्यकार या फिर किसके, मतलब एक तरीके से वो थे, किसके विद्वान थे, किसके दरबार में रहते थे। तो आंसर हो जाएगा राणा लाखा के दरबार में रहते थे। तो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट, अगर हम इनकी बात करें तो राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। लिख सकते हैं राणा लाखा के दरबार में संस्कृत के, इनकी जो भाषा कौन सी है, संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। प्रखंड यानी एक तरीके से बहुत बड़े विद्वान थे। तो क्वेश्चन क्या बनता है, इनका किस मतलब किस भाषा से संबंधित थे, तो संस्कृत भाषा, और किसके दरबार में ये विद्वान रहते थे, तो आंसर हो जाएगा राणा लाखा के दरबार में। इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है कि जो राणा लाखा के समय साहित्य का क्या योगदान है, तो धनेश्वर भट्ट और जो जोटिंग भट्ट है वो राणा लाखा के दरबार में रहते थे और ये संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है ये चीजें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, राणा लाखा के बारे में अगली हम बात करते हैं। तो अगली बात आती है पिचोला झील। क्या बात आती है? पिचोला झील। पिचोला झील की अगर हम बात करें तो ये इसका भी निर्माण है जो राणा लाखा के कार्यकाल में हुआ था, लेकिन इसका जो निर्माण है वो निर्माण किया गया था एक चिड़ीमार या फिर पिचुमार जिसे बंजारा था उसके द्वारा अपने बैलों की स्मृति में इसका जो है निर्माण कार्य किया था। तो बिचोला झील का निर्माण अगर हम देखें तो हम लिखते हैं कि इसका निर्माण है वो चिड़ीमार, चिड़िया को जो है मारने वाला चिड़ीमार एक बंजारा है। चिड़ीमार बंजारे ने अपने बैल की स्मृति में, किसकी स्मृति में, ने बैलों की स्मृति में, देखो कितनी बड़ी बात आती है, बैलों की स्मृति में इस झील का जो है वो निर्माण कार्य किया था। इसी के किनारे अगर हम देखें तो इसमें दो महल आते हैं। क्या नाम है? इसमें दो महल आते हैं। एक का नाम आता है जगमंदिर महल और एक आता है जगनिवास महल। क्या है? जगनिवास महल। और बाद में जब हम कला संस्कृति डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब हम देखेंगे कि जो जग मंदिर है इसका जो नींव रखी गई थी वो महाराणा के पोते यानी महाराणा का पुत्र था अमर सिंह। अमर सिंह का जो पुत्र आता है कर्ण सिंह के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी और इसको पूर्ण कराने का जो कार्य है वो किया गया था, जो कर्ण सिंह के पुत्र जगत सिंह प्रथम आएंगे उनके द्वारा किया गया था। और जो जग निवास महल है उसका निर्माण जगत सिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। तो ये जो बातें हैं वो पिचोला झील के महलों से संबंधित है और भी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन जब हम कला संस्कृति की बात करेंगे तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को और डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट और सारे जो है क्लासेस इसी चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो अगली बात आती है कि इस नदी के किनारे या इस झील के किनारे एक आता है नटनी का चबूतरा। क्या आता है? नटनी का चबूतरा आता है। नटनी का जो चबूतरा है वो भी इसी झील के किनारे स्थित है। नटनी की बात करें तो एक जो वहाँ पर नटनी यानी जो नाटक दिखाने वाले उस टाइप में आती है जिसका नाम हमें क्या देखने को मिलता है, नाम हमें देखने को मिलता है गलकी बाई। क्या नाम है? गलकी बाई। इसकी अगर हम बात करें तो ये रस्सी के ऊपर मतलब चल के करतब दिखा रही होती है। उसी समय में जोश जोश में राणा लाखा कह देते हैं कि अगर क्या बोलेंगे वो ये नटनी है जो पिछोला झील को एक सिरे से दूसरे सिरे के ऊपर मतलब रस्सी पर चढ़कर पार कर दे तो मैं उसको अपना आधा राज्य देने के लिए तैयार हूँ। तो इस तरीके से नटनी भी राजी हो जाती है कि हाँ मैं कर लूँगी करके। तो ये जो नटनी है वो पिछोला झील को पार करने लगती है। तो वो बाकी जो वहाँ के जो मंत्री वगैरह है वो एक तरीके से भयभीत हो जाते हैं। तो इस तरीके से आधा राज्य गिर जाएगा। तो वो एक तरीके से रस्सी को काट वाट के या फिर कुछ भी करके वो
नटनी को गिरा देते हैं। तो उसी की याद में, उसी गलकी बाई की याद में जो राणा लाखा ने है जो पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा बनाया था। तो ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। और मैं आपको एक नोट डाल के एक बात लिख देता हूँ कि नटनी की जो छतरी आती है वो हमें जालोर दुर्ग में देखने को मिलती है। कहाँ पर देखने को मिलती है? नटनी की, अगर हम नटनी की छतरी की बात करेंगे तो वो हमें देखने को मिलती है जालोर दुर्ग में। कहाँ पर? जालोर दुर्ग में। और लेकिन नटनी के चबूतरे की बात होती है तो वो हमें देखने को मिलता है पिछोला झील में। और ये पिछोला झील पड़ती है उदयपुर में। कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। तो इस तरीके से जो हमारा जो पिछोला झील है उसका निर्माण काल या फिर ये किसके काल में हुई थी वो बात भी लिख देते हैं। तो लिखते हैं कि इस झील का निर्माण, इस झील का निर्माण राणा लाका के समय हुआ। किसके समय हुआ? राणा लाका के समय हुआ। और ये क्वेश्चन जो रीट प्री 2022 वाली हुई थी ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राणा लाका का मतलब पिछोला झील का निर्माण किसके काल में किया गया था? राणा लाका और पास में लिखा था राणा सांगा। तो बहुत सारे लोगों ने राणा सांगा ठोक के आए, कोई लोग बप्पा रावल लगा के आए थे। तो आप ध्यान में रखिएगा कि इस झील का निर्माण या पिछोला झील का जो निर्माण है वो राणा लाखा के काल में हुआ। किसके काल में हुआ है? राणा लाखा के काल में हुआ। इस तरीके से हमारे राणा लाखा से संबंधित एक पिछोला झील आती है, उसका बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। अब आगे बढ़ते हैं अगली बात की ओर। अगला आता है राणा लाखा से संबंधित बूंदी का किला, जो मतलब एक प्रकार से मिट्टी का बूंदी का किला बनाने का जो प्रयास है वो यहाँ पर होता है। इसके बारे में एक पीछे स्टोरी आती है कि जो ये राणा लाखा है, कौन है? राणा लाखा की चर्चा कर रहे हैं। तो जो राणा लाखा है वो एक बार मतलब उनका विवाह जो बूंदी के राजकुमारी के साथ होता है और वहाँ से वो विवाह करके आ जाते हैं। और बातों बातों में पूछते हैं कि मतलब सबसे मतलब सुंदर किला कौन सा है, मतलब आपने अब तक सबसे सुंदर किला कौन सा देखा है? तो राणा लाखा ने सोचा था कि वो चित्तौड़ दुर्ग के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो कह देती हैं कि ये कोई किला है, मतलब इससे तो अच्छा किला हमारा बूंदी का किला है। तो राणा लाखा ठान लेते हैं कि इस मतलब धरती पर कोई अच्छा किला होगा तो वो केवल चित्तौड़ का होगा, बाकी कोई किला नहीं होगा। इसीलिए वो मतलब एक तरीके से आदेश निकाल देते हैं कि बूंदी के किले के ऊपर चढ़ाई करो और उस किले को तोड़ दो करके। तो फिर उनके जो मंत्री वगैरह है वो उनको समझाते हैं कि मतलब आप अभी तो वहाँ की राजकुमारी से शादी करके आए हैं और अभी अभी आप उसके ऊपर चढ़ाई करोगे तो ये बात मतलब एक तरीके से आपकी बदनामी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कि हमारे ऊपर तो पावड़ों ने अटैक कर दिया। किसने अटैक कर दिया? पावड़ा ने हमारे ऊपर हमला कर दिया करके। तो फिर उन्होंने कहा कि क्या किया जाए। तो इसी समस्या को सुलझाने के लिए उन्होंने दुर्ग के बाहर, यानी जो चित्तौड़ दुर्ग है उसके बाहर एक मिट्टी का किला बनाया। इसका किला बनाया मिट्टी का, मतलब एक तरीके से वो शपथ लेते हैं जब तक मतलब वो किले को ध्वस्त नहीं करेंगे तो वो मतलब क्या बोलेंगे, वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इस प्रकार की वो एक वो प्रॉमिस कर लेते हैं, अपने आप से शपथ कर देते हैं। तो फिर लोग सोचते हैं कि दोनों की शर्त किस तरीके से मतलब शर्त भी टूट जाए और वो सब कुछ नुकसान वगैरह भी ना हो। तो एक मंत्री मतलब वो मतलब एक तरीके से सुझाव देते हैं कि क्यों ना कि हम लोग मिट्टी का किला, मिट्टी का बूंदी का किला बना दे और राणा लाखा एक तरीके से उसको तोड़ देंगे तो उनकी भी शपथ पूरी हो जाएगी और हमारी इज्जत भी बच जाएगी। तो इससे क्या होता है? मिट्टी का किला बनाया। क्या किया है? मिट्टी का किला बनाया। और इस मिट्टी को किले को जब तोड़ने का प्रयास कर रहे थे तो इस प्रयास में एक आते हैं जिसका नाम आता है हाड़ा कुंबा करके। क्या नाम मिलता है? इस तोड़ने के प्रयास में हाड़ा कुंबा जो है, मतलब एक तरीके से ये हाड़ा कुंबा है वो इसे रोकने का प्रयास करता है और इसकी यहाँ पर मृत्यु हो जाती है या फिर ये यहाँ पर शहीद हो जाता है। जब तक कि हाड़ा जिंदा है तब तक के बूंदी के किले को तोड़ना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है, चाहे वो मिट्टी का हो या असली हो। इस तरीके से
जो बूंदी का किला है उसको मिट्टी का किला बनाया गया, बूंदी का। और उसको तोड़ने का जो प्रयास है, वो हाड़ा तोड़ने का जब प्रयास किया जा रहा था, तब हाड़ा कुंभा ने इसको रोकने का प्रयास किया, और उसी के दौरान उसकी जो है मृत्यु हो जाती है और या शहीद हो जाता है। तो ये जो बातें हैं वो राणा लाखा के संबंधित है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला अगला जो हमारा जो बिंदु है वो आता है हंसाबाई से विवाह। इस अगर स्टोरी को अगर आप डिटेल में समझने का प्रयास करें, तो इसको अगर हम देखें ये किस किस तरीके से हमारे सामने आती है, तो मैं आपको पहले ब्लैंक मैप से समझाता हूँ। ये है मारवाड़ और ये है मेवाड़ का पार्ट। कौन सा पार्ट है? ये है मारवाड़ का पार्ट और यह है मेवाड़ का पार्ट। मारवाड़ के जो शासक हुआ करते थे उनका नाम हमें देखने को मिलता है राव चुंडा। कौन है? राव चुंडा। वहीं अगर हम देखें कि मेवाड़ के शासक कौन है इस समय, तो इस समय मेवाड़ के शासक आते हैं राणा लाखाया लक्ष्य सिंह जी है। अगर हम देखें कि इनके जो पुत्र आते हैं वो दो पुत्र आते हैं। बड़ा जो पुत्र है उसका नाम हमें देखने को मिलता है रणमल। क्या नाम है? रणमल। वहीं अगर छोटे पुत्र की बात करें तो वो आता है कान्हा। क्या है? कान्हा। ये छोटा है, और एक तरीके से उनकी जो प्रथा होती है कि जो बड़ा बेटा है वही अगला उत्तराधिकारी बनेगा, तो वो हिसाब से तो होना चाहिए था इसे। लेकिन जो राव चुंडा है वो एक रानी के मतलब वो हाथों में आके बहकावे में आके कान्हा को जो है वो उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। क्या करते हैं? उत्तराधिकारी घोषित किसे किया? कान्हा को, जो कि राव चुंडा का छोटा बेटा हुआ करता था। तब ये रणमल रणमल और इसकी एक बहन आती है जिसका नाम आता है हंसाबाई। क्या आता है? हंसाबाई करके इसकी एक बहन आती है। फिर ये लोग सोचते हैं कि अब हमारे पास उत्तर कैसे आएगा, उत्तराधिकार मतलब शासन किस तरीके से हमें मिलेगा। उसी समय राणा लाखा का जो एक पुत्र आता है जिसका नाम आता है चुंडा करके, कुंवर चुंडा। क्या है? या फिर राणा चुंडा भी लिख सकते हैं, कुंवर चुंडा। तो सोचते हैं कि क्यों ना कि इनकी जो मतलब ये वैसे बड़े बेटे हैं, राणा लाखा के बड़े बेटे आते हैं, और हंसाबाई का विवाह अगर कुंवर चुंडा से हो जाए तो उनका जो उत्तराधिकारी है यानी हंसाबाई का जो पुत्र है वो अगला शासक बनेगा। तो इसी सोच के साथ इन्होंने राणा चुंडा के लिए नारियल भिजवाया। क्या भिजवाया? नारियल, यानी विवाह प्रस्ताव भेजा। विवाह प्रस्ताव भेजा। लेकिन जो ये जो राणा लाका है, ये समझ लेते हैं कि ये जो नारियल है वो किसके लिए आया है। इन्होंने क्या समझा? इन्होंने समझा कि ये जो नारियल है वो तो मेरे लिए आया है। तो इसी दौरान ये कह देते हैं कि अब बूढ़े के लिए कौन नारियल लेकर आया है। तो बूढ़े की बात तो ठीक है। तो फिर ये जो रणमल है ये कह देता है कि अगर आपसे विवाह तो हो जाएगा, लेकिन हमारी एक का क्या रहेगी? शर्त रहेगी। क्या रहेगी? शर्त रहेगी कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र, हंसाबाई से जो उत्पन्न पुत्र है वो उत्तराधिकारी घोषित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपका जो उत्तराधिकारी होगा वो हंसाबाई का पुत्र होगा। तो राणा लाखा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि वो उनकी जो प्रचलित प्रथा है कि जो बड़ा बेटा होगा वही उत्तराधिकारी बनेगा, लेकिन ये तो एक तरीके से हो गई। तो फिर ये जो कुंवर चुंडा है वो अपने पिता की इच्छा की पूर्ति के लिए एक तरीके से शपथ लेते हैं, यानी अपने शासन से ये क्या कर देते हैं, इन्होंने शासन को क्या कर दिया? त्याग कर दिया, शासन का त्याग कर दिया, और शपथ लेते हैं कि आजीवन एक तो मैं कुंवारा रहूंगा, कुंवारा की बात छोड़ो, लेकिन कोई भी मतलब एक तरीके से हमारे यहाँ पर क्या बोलेंगे, मैं शासन नहीं लूंगा, यानी मैं अगला उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। और तो इसी शपथ के कारण से इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का राम। क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का राम, क्योंकि जो जो प्राचीन काल में यानी महाभारत काल में या फिर जो रामायण टाइम पीरियड आता है उसके दौरान मतलब जो काम राम ने अपने पिता दशरथ के लिए किया था, यानी दशरथ जी की जो मान मर्यादा के लिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास झेला था, इसी तरीके से कुंवर चुंडा ने अपने पिता की इच्छा के लिए
मेवाड़ के शासन से त्याग कर दिया था, इसीलिए इन्हें मेवाड़ का राम और इन्हें मेवाड़ का भीष्म पितामह, यानी एक प्रकार की बहुत भयंकर शपथ ले ली है। मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से इन्हें, इनकी जो ये उपाधियां हमें देखने को मिलती है। तो ये जो समझौता है वो इस तरीके से होता है। फिर हंसाबाई और इनका जो विवाह है वो हो जाता है, और इनका जो पुत्र आता है जिनका नाम हमें देखने को मिलता है मोकल करके, क्या नाम आता है, मोकल। और यही जो अगले शासक होंगे वो राणा मोकल बनेंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं, कुछ एक बिंदुओं को लिख लेते हैं, क्या क्या बातें आती है उनको। तो दोस्तों हम लिखते हैं, मारवाड़ के युवराज, मारवाड़ के युवराज जिनका नाम आता है रणमल ने कुंवर छुंडा, यानी मेवाड़ के जो राणा लाखा के जो पुत्र है कुंवर छुंडा के लिए नारियल भेजा। किसके लिए नारियल भेजा है, नारियल भेजा है कुंवर छुंडा के लिए। लेकिन एक तरीके से क्या हो गया, असमंजस के कारण, असमंजस के कारण लाखा है, लाखा ने नारियल अपने लिए समझा। क्या किया है, अपने लिए समझा कि ये तो नारियल मेरे लिए आया है। तो वो कह देते हैं कि अब बूढ़े के लिए कौन नारियल भेजेगा। तो रणमल एक शर्त रखता है। शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि इनसे उत्पन्न पुत्र, यानी हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र, हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ के शासक बनेंगे। क्या बनेंगे, मेवाड़ के शासक कौन बनेंगे, हंसाबाई और जो राणा लाखा से होगा उनसे होगा। इस तरीके से विवाह संपन्न हो जाता है। क्या होता है, किन किन का विवाह हो रहा है, विवाह हो रहा है हंसाबाई वशिष्ठ, वशिष्ठ तो नहीं लिखेंगे, इनकी वेट्स, विवाह हो रहा है भाई हंसाबाई, और एक तरफ आया जाएंगे राणा लाखा। इन दोनों को क्या हो रहा है, विवाह हो रहा है। और विवाह हो जाएगा तो इनसे जो उत्पन्न पुत्र है जिसका नाम आता है मोकल, इनका जो पुत्र कौन बनेगा, मोकल बनेगा। मोकल इनका जो पुत्र है वो आता है। वहीं अगर हम बात करें तो जो चुंडा है वो क्या क्या निर्णय लेता है। चुंडा जो है कुंवर चुंडा है, कुंवर चुंडा कौन है, मेवाड़ का राणा लाखा का पुत्र है। ये कौन है, ये है राणा लाखा का बड़ा बड़ा बेटा या बड़ा पुत्र है ये। तो ये क्या निर्णय लेता है, ये आजीवन शासन से त्याग कर लेता है। आजीवन क्या करता है ये एक तरीके से उत्तराधिकार मतलब छोड़ देता है। तो आजीवन शासन त्याग, आजीवन शासन त्याग कर देते हैं, यानी अपने पिता की इच्छा को रखने के लिए ये आजीवन शासन से त्याग कर लेते हैं। इसी के कारण से इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का राम। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का राम। और ये एक दृढ़ प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि आजीवन न तो मैं और न ही मेरा कोई पुत्र या मेरा कोई भी वंशज मेवाड़ के शासक में या मेवाड़ के मतलब उत्तराधिकार कोई नहीं बनेगा। इस तरीके से इन्हें कहा जाता है, बहुत भयंकर मतलब एक तरीके से शपथ ले ली है इन्होंने, प्रतिज्ञा ले ली है। तो इसी के कारण से इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह। क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से इन्हें जाना जाता है। इतना बड़ा, अब इतना बड़ा अगर इन्होंने त्याग किया है, मतलब एक तरीके से शासन से त्याग कर दिया है कि मेरा कोई भी वंशज, मैं या मेरा कोई भी वंशज इसके मतलब एक तरीके से क्या बोलेंगे कि मैं और मेरा मतलब वंशज कभी भी शासन की तरफ या राजा की तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, यानी अपना उस मतलब क्या बोलेंगे राज्य की तरफ हमें कभी भी हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी। तो इतना बड़ा त्याग करने के कारण चुंडा के जो वंशज है उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए।
इनको क्या दिया गया है, इनको सबसे बड़ा ठिकाना, सबसे बड़ा ठिकाना, इसका नाम आता है सलूम्बर दिया गया। कौन सा दिया गया, जो सलूम्बर ठिकाना है वो इनको दिया गया। और यहाँ के जो शासक है या फिर सलूम्बर के शासक, यानी एक तरीके से चुंडा के जो वंशज है, चुंडा के वंशज मेवाड़ के एक महाराणा के राज्याभिषेक में शामिल, राज्याभिषेक करेंगे मेवाड़ के मेवाड़ के महाराणा का राज्याभिषेक करेंगे। कौन करेंगे, तो वो हो जाएगा, ये अधिकार किसको दिया गया, ये दिया गया चुंडा के वंशजों को। और क्या दिया गया इनके वंशजों को, इनको कहा गया कि जो सेना का जो अगला भाग होता है जिसके कहते हैं हरावल भाग, तो उसका नेतृत्व करने का अधिकार भी चुंडा के वंशजों को ही दिया गया। तो कहा, क्या लिखेंगे, सेना के हरावल भाग का नेतृत्व, ये भी इनका एक क्या है, ये भी इनका एक विशेषाधिकार है। और अगर हम विशेषाधिकार की बात करें कि और इनको कौन सा विशेषाधिकार दिया गया, तो कहा जाता है कि इनका मतलब जो भी राजकीय पत्र वगैरह होते हैं, क्या लिखेंगे, राजकीय पत्रों पर महाराणा के बाद, महाराणा के बाद हस्ताक्षर करने का जो अधिकार है वो भी इनको दिया गया। और अधिकार की अगर हम बात करें तो और इनका जो अधिकार आता है वो आता है राणा की अनुपस्थिति में, राणा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का शासन संचालन, ये भी किसका विशेषाधिकार दिया, किसको दिया गया, तो ये भी विशेषाधिकार दिया गया है ये चुंडा के वंशजों का। तो इसी के कारण से देखो, मेवाड़ के राणा के महाराणा का राज्याभिषेक करेंगे, तो इसी के कारण से जब महाराणा प्रताप के बात हम करेंगे तो उनका एक भाई आता है जगमाल करके, तो वो उनकी मतलब एक रानी होती है, वो उसको जगमाल को शासक बना देते हैं। लेकिन उनका विरोध करते हैं कौन, जो कृष्णदास चुंडावत करके नाम आता है, आपने पढ़ा होगा। तो जो कृष्णदास चुंडावत है वो इसका विरोध करते हैं, और जो महाराणा प्रताप है उसको तलवार बंधा कर एक तरीके से उनको राजा स्वीकार करते हैं। तो ये जो राज्याभिषेक करने का अधिकार है वो भी इन्हीं को दिया गया था। सेना के हरावल यानी आगे का जो भाग है उसको नेतृत्व करने का अधिकार भी चुंडा के वंशजों को दिया गया। राजकीय पत्रों पर महाराणा के बाद अगर किसी के हस्ताक्षर होंगे तो वो होंगे चुंडा के वंशजों के। वहीं अगर हम बात करते हैं कि राणा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का संचालन, अगर महाराणा जो कहीं बाहर गए हुए हैं तो मेवाड़ का जो संचालन कौन करेगा, तो वो करेगा चुंडा के वंशज करेंगे। तो ये इनको जो है विशेषाधिकार मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो ये जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो अगला हमारा शासक रहने वाला है महाराणा मुकुल, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। अब एक बार जो हमने पढ़ा है उसको रिपीट मार देते हैं ताकि अच्छे से हमें समझ। तो दोस्तों हमने क्या क्या पढ़ा है, महाराणा लाखा या लक्ष्य सिंह, इनका कार्यकाल 1382 से 1421, इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के पीछे चावर से सीसा व चांदी की खान निकलती है, इसके कारण से ये कई दुर्गों का निर्माण करवाते हैं। साहित्य में योगदान की बात करें तो धनेश्वर भट्ट और जोटिंग भट्ट जो संस्कृत के प्रखंड विद्वान थे वो भी इन्हीं के ही दरबार में रहते थे। वहीं अगर हम पिछोला झील की बात करें तो चिड़ीमार बंजारा आता है जिसने अपने बैलों की स्मृति में निर्माण करवाया, ये भी राणा लाखा के कार्यकाल में हुआ। इस झील में 2 महल है, जगमंदिर महल और जगनिवास महल, जिसके बारे में हम कला संस्कृति में डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर नटनी का चबूतरा है, और नटनी वाली स्टोरी मैंने आपको बता दी है, और उस नटनी का नाम आता है कल्की बाई करके। और नटनी की छतरी की बात करेंगे तो वो आ जाएगी चित्तौड़ दुर्ग में। बूंदी का किला एक तरीके से वो शपथ ले लेते हैं कि अन्न जल छोड़ देंगे, तो उसके कारण से शपथ को तोड़ने के लिए वो मिट्टी का किला बना देते हैं, और इस मिट्टी को तोड़ने के किले को तोड़ने के प्रयास में जो हाड़ा कुंबा है वो शहीद हो जाते हैं। वहीं अगर हम बात करें हंसाबाई से विवाह, तो मारवाड़ के युवराज रणमल ने कुंवर चुंडा के लिए नारियल भेजा, लेकिन असमंजस के कारण लाखा अपने लिए समझ बैठते हैं। फिर ये शर्त रखते हैं कि हंसाबाई से उत्पन्न पुत्र मेवाड़ का शासक बनेगा।
तो जो है चुंडा राजी हो जाते हैं, कुंवर चुंडा जो कि राणा लाखा का पुत्र होता है। तो इस तरीके से इनका जो विवाह हो जाता है और पुत्र मोकल होता है। ये हमने स्टोरी पूरी की पूरी चर्चा की किस तरीके से आती है। फिर चुंडा है उन राणा लाखा का ज्येष्ठ पुत्र या बड़ा पुत्र आता है। ये आजीवन शासन से त्याग कर देते हैं। मैं और मेरा कोई भी उत्तराधिकारी अब मेवाड़ के शासन पर अधिकार हमारा नहीं होगा। तो मेवाड़ का इन्हें राम कहा जाता है और मेवाड़ का भीष्म पितामह करके इनकी दो उपाधियां आती है। वहीं अगर हम देखें तो चुंडा के जो वंशज है उनको कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। उनको सबसे बड़ा ठिकाना, देखो पूरा शासन ही छोड़ दिया तो सबसे बड़ा ठिकाना देने में क्या बात है। इसलिए इनको सबसे बड़ा ठिकाना सलुम्बर होता है वो इसको दिया जाता है। और शासक मेवाड़ के महाराणा के राज्याभिषेक करेंगे। सलुम्बर के जो शासक होंगे वो मेवाड़ के महाराणा का राज्याभिषेक करेंगे। सेना के हरावल बाग का नेतृत्व इसके लिए, देखो आपने वो वाली कहानी सुनी होगी। क्या नाम आता है, राज सिंह के समय एक आते हैं ना, क्या नाम है मैं भूल गया, हाड़ी रानी आती है, उसका जो नेतृत्व है वो भी सलुम्बर के ठिकाने के जो वंश, सलुम्बर ठिकाने के जो ठिकानेदार होते हैं वो नेतृत्व करते हैं और वो निशानी मांगते हैं। वो वाली कहानी वो भी इसी से रिलेटेड है। राजकीय पत्रों पर महाराणा के बाद किसी के हस्ताक्षर होंगे तो वो होंगे चुंडा के वंशजों के। राणा की अनुपस्थिति में मेवाड़ का संचालन अगर कोई करेगा तो वो करेंगे चुंडा के वंशज। तो इस तरीके से हमारी जो क्लास है वो समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो है ही है, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, धन्यवाद।